नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति इतनी गुत्थम गुत्था हो रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार किसकी बनेगी। एक से एक बढ़ के बातें आ रही हैं सामने। संबित पात्रा ने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ जो है वो भी मोदी भक्त हैं। और जब पूरे देश में हंगामा हो गया तो संबित पात्रा कह रहे हैं मेरी जवान फिसल गई थी, माफ कर दीजिए मुझे। लेकिन गलत क्या कर रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी को देवताओं का देवता कह रहे हैं, जेपी नड्डा ने कहा ना देवताओं के देवता हैं। चंपत राय कह रहे हैं कि वो तो विष्णु का अवतार हैं। तो संबित पात्रा भी कड़ी में आगे बढ़ गए, बोले भगवान जगन्नाथ भी इनके भक्त हैं, वो तो चुनाव सामने है। संबित पात्रा को लगा बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा तो उन्होंने माफी मांगी, वरना तो कह देते कि भैया परमानेंट भगवान मोदी की भक्ति काल में लीन है। और जब भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी की भक्ति करते हैं तो फिर चुनाव किस बात का? फिर तो भगवान जी की दया से वो 400-500 सीटें जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव बहुत फंस गया है। अभय दुबे जी से मैंने बात करी, जाने हमारे पत्रकार हैं देश के, आप तमाम लोग एबीपी चैनल में उनको देखते हैं रोज, उनसे बातचीत करते हुए। तो आज मैंने उनसे पूछे सवाल ये कि देश का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। एक जनमानस में सवाल उठ रहा है कि क्या त्रिशंकु लोकसभा बन रही है, किसकी सीटें भारी आएंगी, एनडीए ज्यादा आगे जाएगा, इंडिया गठबंधन ज्यादा जाएगा। तमाम ऐसे सवाल मैंने उनसे पूछे। मैंने तो पूछा कारण क्या है कि अखिलेश यादव की सभा में इतनी भीड़ उमड़ रही कि आजमगढ़ में फिर बैरिकेडिंग तोड़ दी कार्यकर्ताओं ने। इतना जोश कहां से आ रहा? लोग कह रहे हैं चुनाव ठंडा चल रहा है, चुनाव इतना आगे क्यों बढ़ गया? और क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी का डिब्बा गोल हो जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। तमाम बातें करेंगे अभय दुबे जी से, सुनिएगा। बहुत शानदार इंटरव्यू है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। चुनाव शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी कहते कहते उससे पहले नोएडा के एंकरनियां डांस करने लगे कि अब की बार 400 पार। टीवी पर बड़ी बड़ी गोष्ठियां चलने लगी, अब की बार 400 पार। सारे सारे नाचने लगे कि अब तो हो गया कल्याण, प्रधानमंत्री की महिमा अपरंपार का माहौल चलने लगा। सर्वे आने लगे कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें आएंगी, सारी सारी भाजपा को। लेकिन अब जब चुनाव के सिर्फ 2 चरण बचे हैं, मोटा मोटा ये नजर आने लगा है कि देश शायद एक त्रिशंकु लोकसभा की तरफ बढ़ रहा है। किसी को भी बहुमत नहीं आ रहा, ऐसी बात सब लोग कहने लगे हैं। बल्कि जो सर्वे करने वाली एजेंसी हैं उनके कर्ता धर्ता का भी बयान अब ट्विटर पे वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि चुनाव बड़ा रोचक हो गया, उम्मीद नहीं थी किसी को। यानी वो जो सर्वे कर रहे थे वो लोग भी पलट गए। तो आपको क्या लगता है, ना एनडीए गठबंधन को बहुमत ना इंडिया गठबंधन को बहुमत, क्या ऐसी स्थिति बनेगी? और ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर सत्ता किसके हाथ में आएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर कोई सर्वेक्षण करने वाला बंदा ये कहता है कि चुनाव रोचक हो गया, इसका मतलब ये है कि चुनाव में बहुत बड़ा भारी उसकी गति में और उसकी दिशा में, गति और दिशा में, यानी चुनाव की जो लाइन है, लेंथ, अगर क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल करें आप, तो चुनाव की जो लाइन और लेंथ है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ है कि पहले सब लोग मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, ये मोदी का चुनाव है। कुछ प्रदेशों में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन दूसरे प्रदेशों से रिकवरी कर ली जाएगी। 2019 का नतीजा तो दोहरा ही जाएंगे, उससे कुछ बेशी सीटें भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, 400 पार नहीं आएंगी, ये तो कार्यकर्ताओं के लिए, ये कार्यकर्ताओं को जोश में लाने के लिए ये टारगेट सेट किया गया था। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, परिस्थिति लगातार बदलती चली गई। मैंने 4 PM को फिर दोबारा एक दो बार कह चुका हूं, इस बात को दोहराव का खतरा उठाते हुए मैं कह रहा हूं। 4 PM पर मैंने एक वीडियो डाला था जो उसमें त्रिशंकु लोकसभा की संभावनाएं दिखाई गई थी। वो वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ और उसको 13 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने देखा। वो यानी पब्लिक भी देखना चाहती है, सुनना चाहती है कि इस सरकार आ, इस इस सरकार की हारने की संभावनाएं क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर त्रिशंकु लोकसभा आती है तो ठीक है, किसी को बहुमत नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जनादेश किसके खिलाफ और किसके पक्ष में होगा? आप सोचिए। आप इससे देखिए कि जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, जो सहयोगी जो इंडिया है इंडिया गठबंधन, हाँ, जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, वो तो 2019 में उनकी तो हालत खस्ता थी भाई। भारतीय जनता पार्टी तो 350 पे पहुंच गई थी और ये लोग 125 के आसपास थे। इंडिया गठबंधन की पार्टियों के लोग 125 के आसपास थे। एनडीए भारतीय जनता एनडीए पार्टी, एनडीए 350 तक एनडीए पहुंचा। एनडीए जो है वो 350 पे पहुंच गया। तो इस स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जनादेश, अगर त्रिशंकु विधानसभा लोकसभा होती है तो ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ के खिलाफ होगा।
सरकार जोड़ तोड़ करके कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, ये दूसरा आगे का चरण है। ये इस पे हम लोग 4 तारीख के बाद चर्चा करेंगे कि कौन किस तरफ जा रहा है, किस तरफ झुक रहा है। मेरा तो मानना यह है कि अगर वास्तव में लोकसभा त्रिशंकु हुई तो क्षेत्रीय शक्तियां नए सिरे से सोचना शुरू करेंगी। वो भारतीय जनता पार्टी मोदी के हाथ से खाना नहीं खाएंगी, वो नए सिरे से सोचेंगी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए होगा जो क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति हमदर्दी से देखता हो, उनके मुकाबले बहुत अधिक मजबूत ना हो। अगर जो 200 सीटों पे 225 सीटों पे बैठा हुआ, अगर 250 सीटों पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री होगा तो वो तो उनको अपनी मनमानी नहीं करने देगा। तो क्षेत्रीय शक्तियां नए तरीके से सोच सकती हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जो है उसी स्थिति में पहुंच सकती है। स्थिति में कभी अटल बिहारी वाजपेयी थे कि उनको लोगों ने बहुमत मदद करने से इनकार कर दिया, तो 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। तो सरकार फिर नहीं बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, बशर्ते लोकसभा बाकायदा त्रिशंकु हो। अब देखिए, अभी अभी एक सर्वेक्षण आया है और ये जो सर्वेक्षण है ये जर्नलिस्ट एंड एक मिनट, हाँ, पत्रकारों का वो बहुत सुबह से वायरल हो रहा है कि पत्रकार एवं लेखक संघ का सर्वेक्षण है, जिसका मुखर्जी नगर दिल्ली में दफ्तर है। और इन लोगों ने वरिष्ठतम पत्रकारों के साथ में लगातार बातचीत करके उनके आकलन को जमा करके ये सर्वेक्षण तैयार किया है। साफ कहते हैं कि एग्जिट पोल नहीं है, वो ये साफ कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल नहीं है। अब आप इसको देखिए, ये बिल्कुल आप इसको जब मैं देखता हूं, भले ही इसमें कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन जो आकलन है ये आकलन बहुत यकीन दिलाने वाला आकलन है। इसे बिहार में बताया गया है कि पिछली बार 39 सीटें जीती थी एनडीए ने, इस बार 19 सीटें कम जीतेगा एनडीए, यानी उसके केवल 20 सीटें प्राप्त होंगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं, ये एनडीए के लिए कह रहे हैं। और इन 19 सीटों का जो घाटा हो रहा है, मेरा मानना है कि इसमें ज्यादा घाटा जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को ये ज्यादा घाटा उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अच्छे परिणाम निकालेगी बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी इतनी बुरी तरीके से गिरेगी तो उसकी वजह से ये 19 सीटों का घाटा इनको उठाना पड़ेगा। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में ये सर्वेक्षण बताता है कि एनडीए को 14 सीटों का घाटा हो रहा है। ये मेरे अपने अनुमान से काफी कम बता रहा है सर्वेक्षण। मेरा अनुमान है कि इससे भी ज्यादा घाटा हो सकता है, लेकिन मैं भी अपने अनुमान को अलग रखता हूं। ये कह रहा है कि 14 सीटों का एनडीए को ये घाटा हो रहा है। सबसे ज्यादा जो एक भयानक स्थिति है वो ये है कर्नाटक की। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ है एक तरह से, तो इसमें 17 सीटों का एनडीए को घाटा दिखाया गया है। 17 सीटों का घाटा दिखाया गया है इसमें। आप सोचिए, महाराष्ट्र में 14 सीटों का घाटा, कर्नाटक में 17 सीटों का घाटा और बिहार में 19 सीटों का घाटा, यानी 9, 7, 16 और 4, 20, ये 50 सीटों का घाटा केवल इन 3 प्रांतों से होता हुआ दिखाया जा रहा है। बताइए, अगर ये आकलन सही बैठता है, मैं जो मानता हूं अगर ये आकलन पूरी तरह नहीं 80, 90, 70, 80% भी सही बैठता है, तो ये 3 प्रांतीय मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 272 से नीचे ले आएंगे, क्योंकि इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है। भाई, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है, महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा सीटें वो लड़ रही है, बिहार में भी सबसे ज्यादा सीटें वो लड़ रही है। ये देखिए, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा गड्ढा है राजस्थान में दिखाया गया है कि 9 सीटों का घाटा हो रहा है भारतीय जनता। ये तो अप्रत्याशित लॉटरी लगी है इंडिया गठबंधन की, राजस्थान में कोई सोचता नहीं था। कल मेरी मुलाकात एबीपी के मंच पर सचिन पायलट से हुई थी। काफी लंबी बातचीत हुई, हम 4-5 पत्रकारों की उनके साथ में, और हम लोगों ने बार बार राजस्थान की स्थिति पर, छत्तीसगढ़ की स्थिति पर उनसे सवाल पूछे। उनका तो सीधा मानना था कि हम लोग करीबन 11 सीटें राजस्थान में जीत सकते हैं। तो ये जो सर्वेक्षण बता रहा है उसमें 2 सीटें कम बता रहा है। यहाँ कांग्रेस 9 सीटें जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। अब आइए उत्तर प्रदेश में हम लोग ये मानते हैं कि विपक्ष 25 से लेकर 30 सीटें जीत सकता है। चर्चा यही है। हाँ, चर्चा यही है, लेकिन ये सर्वेक्षण केवल 16 सीटें हरा रहा है भाजपा। कितने दिखा रहा है ये सर्वेक्षण? ये सर्वेक्षण जो है 16 सीटें भाजपा को कम बता, 48 सीटें भाजपा जीतेगी और
इसके अंदर एनडीए के लोग भी होंगे, मतलब अपना दल वगैरह के लोग भी होंगे। 40 सीटें यानी जो 48 सीटें जीतेगी और 16 सीटों का इसकी एनडीए को घाटा होगा। इस तरह कुल मिला के ये 250 ये कुल 48 मिलाकर 250 सीटों पर पहुंच जाता है एनडीए। 99 सीटें यहाँ पे एनडीए की कमोती दिखाई पड़ रही हैं। 99 सीटें एनडीए की कमोती दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन 253 पे पहुंच जाता है, उसकी 122 सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पिछली बार 131 सीटें मिली थी, इनको 349 सीटें मिली थी। पिछली बार 2019 में 349 सीटें मिली थी, इनको 131 सीटें मिली थी। और ये है पूरा सर्वेक्षण। और भी हर प्रांत के बारे में मैं मानता हूँ टोटल कितना है अबे जी? हारते हुए देख रहे हैं उसके अबे जी, मुकाबले ये कम हारते हुए देख रहे हैं जी। अबे जी टोटल कितना दिखा रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए को? 250 मैंने बताया ना, एनडीए को 250 सीटें दिखा रहा है और इंडिया को 253 सीटें। तो मोटा मोटा ये अनुमान क्या आपको लगता है सही है कि ऐसा ही होगा कि इंडिया गठबंधन एनडीए से 3 सीटें अगर ऐसा हुआ तो क्षेत्रीय शक्तियां जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पास चली आएंगी। क्यों मोदी के पास क्यों नहीं जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी नहीं आएंगी कि 250 एनडीए की सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास मुश्किल से जिसमें 235 या 40 सीटें आएंगी। बाकी उनके दूसरे गठजोड़ पार्टनर की सीटें होंगी, क्योंकि इन 250 सीटों में मैं मानता हूं कि तेलुगु देशम की कई सीटें होंगी इसके अंदर। तो एक बार बताइए मुझे वह जी, 235-40 सीटें आ गई, केवल 30-32 सीटों का जुगाड़ करना है, तो अंबानी अडानी जी कितने काम आएंगे? पैसा भरपूर होगा, भरपूर खर्च किया जाएगा। देखिए, इसमें एक बात समझने की है, नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में, मेरे ख्याल से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति ने अपने भाषण में देश के 2 सबसे बड़े पूंजीपतियों का नाम लेते हुए उनकी आरोप लगाए कि उनके पास अकूत काला धन है और वो चुनाव में वो काला धन पंप कर रहे हैं और विपक्ष के पक्ष में पंप कर रहे हैं, यानी सत्ता पक्ष को अपदस्थ करना चाहते हैं। ये उन्होंने आरोप खुल के सामने लगा दिया है। मेरे पास अंदर की खबर जानने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन जो बुद्धि जहां तक काम करती है वहां तक मैं ये कहता हूं कि ये जो इल्जाम है ये कभी भी टाटा बिरला के ऊपर भी नहीं लगाया गया। पुराने जमाने के जो 2 बड़े पूंजीपति थे उनके ऊपर भी ये सब बातें बैक चैनल में कही जाती हैं, निजी बातचीत में कही जाती हैं। ये प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति मंच पर खड़े होकर चीख चीख के ये कह रहा है कि अडानी अंबानी जो है वो टेम्पो में भर के, ट्रकों में भर के रुपया कांग्रेस को दे रहे हैं, विपक्ष को दे रहे हैं। इसके बाद में जो देश का पूंजीपति वर्ग है, देश का, ऐसा तो राहुल गांधी ने भी इस तरह की उनकी आलोचना कभी नहीं की। राहुल गांधी ने क्रोनी कैपिटलिज्म की आलोचना की है, लेकिन इस तरह की आलोचना कभी नहीं की। तो मुझे तो लगता यह है कि वो देश का जो कारपोरेट कैपिटल भी है वो भी नरेंद्र मोदी के इस रवैये के ऊपर जरूर उसने ध्यान दिया होगा, जरूर सोचा होगा कि इस तरीके से तो हमारी भद्द कभी किसी ने नहीं उड़ाई। अच्छा, अब मैं चाहता हूं जी, बोलिए। क्यों कहा होगा मोदी जी ने ऐसा? देखिए, मुझे 2 कारण नजर आते हैं। पहला तो यह है कि मोदी जी को कहीं से ये खबर मिली, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, कि जो कारपोरेट सरबराह हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव ठीक से जीतने नहीं जा रही, भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। तो उन्होंने दूसरी नाव में भी सफर करना शुरू कर दिया और 4 तारीख तक ये दोनों नावों में सफर करेंगे। फिर 4 के बाद तय करेंगे कौन सी नाव में बैठे। तो ये चीज जब मोदी जी को पता चली होगी तो मोदी जी मनी मन बहुत खिसियाए होंगे, बहुत नाराज हुए होंगे, सोचते रहे होंगे मैंने 10 साल से हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और ये जरा से हमारी कमजोरी दिखी और ये लोग पलटते दिखाई दिए। तो मेरे ख्याल से चिड़ में, भकभकी में उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। ये बयान एक ही दिन दिया गया, दूसरे दिन नहीं दिया गया, फिर नहीं, कभी नहीं दिया गया। इस बीच में गोंडा केसरगंज में ब्रजभूषण सिंह जी का दबदबा है ही, आप सब जानते हैं। केसरगंज से टिकट काट के बेटे को दिया गया। तो एक तरफ यौन शोषण के आरोपी व्यक्ति के परिवार को बेटे को टिकट मिलना मतलब लगभग उनको मिलना है, और उससे कुछ ही किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर बनारस में प्रधानमंत्री जी इस समय कल मार्च शक्ति को वो संबोधित कर रहे थे, एक सम्मेलन कर रहे थे, मार्च शक्ति सम्मेलन कल शाम को। क्या ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का? एक तरफ एक यौन शोषण का आरोपी है, आप उसको
परिवार को ही टिकट दे रहे हैं, उनका दबदबा कायम रख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हजारों महिलाओं को बुला के एक सम्मेलन कर रहे हैं। आज एक जने ने रिकॉर्डिंग भेजी कि पीएमओ से रिकॉर्डिंग आ रही है कि कल सम्मेलन है, आप सब लोग भाग लीजिएगा उस सम्मेलन में। देखिए, इस तरह के डबल स्टैंडर्ड ये तो बहुत पुरानी बात हो चली है। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कितने बार ये हो चुका है? ये एक आध बार, ये पहली बार हो रहा है क्या? ये आप एक तरफ संदेश खाली का मसला उठाते हैं, संदेश खाली का मसला भी बनावटी मसला साबित हुआ है। उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह एक ऐसा कलंक है, इसको भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने इतिहास में धो नहीं सकती है। और बहुत लंबा एक अभी आप अगर वो देखें, नेशनल अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट देखें और एडीआर की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की अगर आप रिपोर्ट देखें, तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितने ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा रही है जिनके ऊपर स्त्रियों के खिलाफ अपराध के मामले हैं। कितने ऐसे लोगों को, कितने ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में मजबूत पदों के ऊपर हैं। देखिए, भाजपा की एक खास बात है, इसको आप अच्छी बात समझें, बुरी बात मत समझें, वो आसानी के साथ में अपने बंदे को छोड़ती नहीं है। भाई, बंगारू लक्ष्मण तो कैमरे के ऊपर रुपया लेते हुए पकड़ गए थे। क्या बंगारू लक्ष्मण कभी भाजपा ने पार्टी से निकाला? नहीं, अध्यक्ष पद से हटाया बस केवल। अध्यक्ष से हटा दिया, मंच से हटा दिया, अपनी पार्टी से नहीं निकाला। उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया गया। टेनी के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी, तब भी नहीं हटाया। गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन लगातार अजय टेनी को जो है वो निरंतर प्रोत्साहित किया। वो तो अगर मैं तो ये कह रहा हूं कि चूंकि योगी जी ने एक निष्पक्ष जांच करा दी, इसकी वजह से उनका लड़का नप गया, वरना वो निष्पक्ष जांच नहीं भी करा सकते थे। अब वो तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट था ना बीच में, इसलिए फिर भी मैं समझता हूं कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में एक निष्पक्ष जांच कराई। इससे टेनी साहब जो है थोड़े परेशानी में फंसे, उनका लड़का बाकायदा फंस गया उसके अंदर, वरना उत्तर प्रदेश सरकार उसको पतली गली से निकल जाने देती है। जैसे दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को पतली गली से निकाल दिया। हाँ, ठीक बात है, बचाया जा सकता था। आपको नहीं लगता कि एक महाशक्ति सम्मेलन कर्नाटक में भी होना चाहिए, जहाँ पे प्रधानमंत्री को रेवन्ना की पीड़ित जो महिलाएं हैं, वही रेवन्ना का प्रचार करके आए हैं, वहां पे रेवन्ना वहां सैकड़ों महिलाओं की पोर्न मूवी क्लिप, जिन बेचारों की महिलाओं की मेरे फोटो वीडियो तो लोग अलग अलग भेज रहे हैं, उन महिलाओं की तो प्रधानमंत्री ने उनको संस्कारी परिवार का बताया था। हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा था बड़े संस्कारी परिवार के, ये संस्कारी परिवार के तो रेवन्ना की इसीलिए मैं एक जो नेशनल जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, आप इसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन की साख पूरी तरीके से समाप्त कर दी। हरी संगठन की कर दी, बची किसकी है? बिल्कुल सारे बयान वो भाजपा से पूछ के देती है। भाजपा वाले कहते हैं ये बोलना है, उतना ही बोलती है। अगर पत्रकार उसके अलावा कुछ पूछ लें तो उस पर चुप हो जाती है, क्योंकि भाजपा वालों ने बताया नहीं है। फिर पूछने आएंगे हमसे ये पूछा जा रहा है, इसका जवाब हम दें न दें। तो ये तो स्थिति बना दी है पूरी की पूरी सबकी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि वो जो पॉर्न क्लिप्स वायरल हुई तो महिलाओं के चेहरे सामने आए, वो बेचारी बहुत, मुझे तो डर लगता है कि कुछ कर ना लें जीवन में, तो कम से कम उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो उनके पति उनके ऊपर शक कर रहे हैं, वो अपने घरों पर नहीं लौट पा रहे हैं, उनके परिवार पूरे बर्बाद हो गए हैं। तो फिर ये जो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रज्वल रेवन्ना वाला जो सेक्स स्कैंडल है, वो भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल नहीं है, वो विश्व का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। सही बात है, कोई आदमी इतना कैसे हो जाएगा? आपने कभी सुना है इतना बड़ा सेक्स किसी भी देश की राजनीति में ऐसा हुआ हो? अरे एक पामेला वार्डेस हुआ था तो अमेरिका हिल गया था, एक लड़की की। यहाँ तो 100 150 क्लिप्स निकल रही हैं। लेकिन वो उन महिलाओं के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जो बनारस में सम्मेलन कर रहे हैं महाशक्ति का, ऐसे ही सम्मेलन कर्नाटक में भी करना चाहिए। जो रेवन्ना से पीड़ित महिलाएं, उनको थोड़ा भरोसा देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपका उद्धार करेंगे, परेशान मत होना। आपको लगता है नहीं करना चाहिए उन लोगों को भी प्रधानमंत्री? बिल्कुल करना चाहिए उन्हें, बिल्कुल करना चाहिए उन्हें। और मेरे ख्याल से 4 PM की हमारी और आपकी जो राय है किसी से प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय में तो मॉनिटर होता है, लेकिन अगर ज्यादा ठीक से मॉनिटर होगा तो चैनल ही बंद हो जाएगा। पहले कई बार चैनल बंद करा चुके हैं अलग अलग लोगों के, तो जरा कमी मॉनिटर करें तो ज्यादा सही है। उनका ज्यादा मॉनिटर करना भी खतरनाक हो जाता है। आते हैं उत्तर 4 तारीख के बाद मॉनिटर करने की स्थिति में नहीं रह जाएगी। हाँ, ये बात तो लोग तो यही कह रहे हैं। आते हैं उत्तर प्रदेश में खबर छपी है कि मायावती के कैडर बेस वोट ने भी दौड़ कर साइकिल के लिए वोट किया।
मायावती को क्या बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है इस चुनाव में। हालाँकि आप चुनाव से पहले, इस गठबंधन से पहले आप कह चुके थे कि अगर मायावती को नहीं समझ में आई, तो उनकी राजनीतिक पारी का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। आपने कहा था ये। देखिए, मायावती ने जिस तरीके से अपने टिकट बांटे थे और जिस तरीके से आकाश आनंद रैली दर रैली भाजपा के ऊपर हमलावर वक्तव्य दे रहे थे, और मैं कहूंगा कि उनके कुछ वक्तव्य थोड़े से अशिष्ट भी थे। इसमें उन्होंने जूतों से चप्पलों से मारने की बात कही थी, डंडों से मारने की बात कही थी। वो एक तरह से हिंसा को उकसावे के रूप में देखा जा सकता है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी कहने की। कड़ी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस तरह फिर भी मायावती ने जिस तरीके से उनको हटाया, दोनों पदों से उनको हटाया, और जिस तरीके से उसके बाद में फिर से उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली, उससे तो मुझे यही लगता है कि मायावती की उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने की गंभीरता एक बार फिर समाप्त हो गई। मैं भी उनकी बात से प्रभावित हुआ था। मैंने भास्कर में उनकी पूरी जो रणनीति है उसका विश्लेषण करते हुए लेख भी लिखा था। लेकिन मैं समझता हूं कि मायावती ने फिर से अपने आप को एक ऐसे दावेदार के रूप में पेश किया है जो चुनाव जीतने से न केवल बहुत दूर है, बल्कि जानबूझकर वो राजनीति में चुनाव जीतने की मुद्रा में नहीं आना चाहती, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को नाराज न कर लें। इस बात पे मुझे लगता है मायावती भी अंदर अंदर काफी खुंदक खाए हुए होंगे। तो वो इस तरह के बयान भी दे रही हैं कि लगता है कि इस बार दिल्ली में सरकार बदल जाएगी। तो इससे एक यही संदेश भी जाता है कि आप उसको वोट दीजिए जो इनको सरकार को हरा सके। तो हाँ, एक संदेश, मतलब उनके इस तरह के संदेश जो है बड़े क्रिप्टिक किस्म के होते हैं, बड़े क्रिप्टिक गोपनीय किस्म के संदेश होते हैं। इनका मतलब निकाला जाता है, वो खुल के नहीं कह सकती कि आप इनको इस तरह की। लेकिन ये तो जब मायावती तो का अगर कैडर बेस वोट भाग-भाग के साइकिल को दे रहा है, तो मायावती को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। मायावती को नुकसान तो हो जाएगा, ये बात सही है, लेकिन अगर केंद्र में सरकार बदल जाती है, आप सोचिए, तो मायावती फिर से अपनी राजनीति के शिराजे को खड़ा करने के लिए आजाद हो जाएगी। जो नई गठजोड़ सरकार आएगी, वो सरकार उनके ऊपर वो दबाव नहीं बनाएगी जो मोदी सरकार ने बना रखा है। लेकिन अभय जी, मायावती को बड़ी उससे रिलीफ, ये सरकार चली जाए तो उससे मायावती को बड़ी रिलीफ मिलेगी। तो मिलेगी कैसे? क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट जीतेंगे 2, 4, 5 तभी तो रिलीफ मिलेगी। यहाँ तो नहीं सफाया नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। उनके कैंडिडेट जीते हैं ना जीते हैं, अगर अगर केंद्र में सरकार ऐसी बने जो नरेंद्र मोदी की सरकार ना हो, पूर्ण बहुमत की सरकार ना हो, कमजोर सरकार हो, ऐसी सरकार हो जो कांग्रेस का कल्चर इस प्रकार का नहीं है, ऐसा मोदी जी कल्चर है। कांग्रेस भी डोजिए बनाती थी, और किसी बहुत ही नाजुक समय में जब कांग्रेस को खतरा होता था, तब वो नेताओं को दबाव में लाके अपने पक्ष में भी ले आती थी। ऐसा कांग्रेस ने कई बार किया है, मुलायम सिंह के साथ भी किया है, मायावती के साथ भी कांग्रेस ने किया है। लेकिन ये नहीं करती कांग्रेस, करती थी कि हम आपको जेल में डाल देंगे, आप जेल में सड़ते रहेंगे पड़े हुए। ये सब नहीं होता था कांग्रेस में। ये पीएमएलए कानून वगैरह इस तरह बनाया गया है, वो सब नहीं होता। तो वो अलग बात है। मायावती, मेरे ख्याल से मायावती के इस बार पहला लक्ष्य ये है कि किसी तरीके से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ना आ पाए, क्योंकि वो उस सरकार को आने से नहीं रोक सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी अगर एक बार और उनका जनाधार जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट दे दे। अच्छा, अब इस समय उनको लग रहा होगा कि उन्हें भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए था। नहीं, वो तो मुझे लगता है ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी का डर नहीं होता तो वो अच्छी तरह नेगोशिएट करती। नेगोशिएशन ही नहीं हो पाई इस चक्कर में। और क्या बढ़िया स्थिति होती अगर वो आ जाती शामिल। मेरा तो मानना यह है कि 40 से लेकर 45 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीतता उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उधर एक बड़ा बढ़िया हो रहा है संबित पात्रा। अजीत सिंह के बेटे हैं जयंत चौधरी, ये भी नहीं जाते उधर भाजपा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज और बड़ी मजेदार हो रही है चुनाव में। अभी तक तो ये था कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, देवताओं के देवता हैं और नए युग पुरुष हैं। संबित पात्रा ने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी उनका अनुसरण करते हैं, मोदी जी का, मतलब उनके भक्त हैं भगवान जगन्नाथ भी मोदी भक्त हैं। वो क्योंकि बीच में चुनाव चल रहा था, तो फिर बीजू पटनायक के सुपुत्र नवीन पटनायक ने एक्स के जरिए इनके ऊपर हमला बोला, तब इनको संबित पात्रा को लगा कि तो बड़ा हमसे गजब हो गया। अब वो कह रहे हैं हम 3 दिन का उपवास रखेंगे। आप इस बात को सोचिए कि ये बात पहली बार नहीं कही जा रही है। चंपत राय ने कहा भगवान विष्णु के अवतार हैं, साक्षी महाराज ने कहा कि ईश्वर के अवतार हैं। इसी तरीके से चल रहा है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि ये वाहियात बातें बंद की जाए। सभी लोग ब्राउनी पॉइंट चाहते हैं भाई, सबको चाटुकारिता की एक नई परंपरा है, नई सीमा पड़ रही है। इंदिरा गांधी कभी भी भगवान का अवतार, देवी का अवतार नहीं कहा गया इंदिरा गांधी।
सही बात जवाहरलाल है। नेहरू को भी कभी नहीं कहा गया, किसी को बल्कि नहीं कहा गया। विपक्ष के लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी देवी देवी हाँ, इंदिरा, लेकिन अटल जी कोई कई बार कहते कांग्रेसियों ने नहीं कभी कहा। तो ये तो एक चाटुकारिता की नई सीमा है। मोदी जी ने भी कभी नहीं कहा कि भाई ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, मैं तो हाँ, अ, उनको तो मज़ा आता है हाँ, सुनने में तो उनको। वो अपने आप को भगवान बनाया जा रहा है, खुद भी उसका वो आनंद प्राप्त कर रहे थे। तो अब ये हुँ, संबित पात्रा को झेलना पड़ रहा है। पिछली बार पुरी से संबित पात्रा लड़ रहे हैं। पिछली बार ये 20-25 हजार वोटों से ही केवल हारे थे, संबित पात्रा। इस बार उनके खिलाफ अरूप पटनायक खड़े हुए हैं, जो पूर्व पुलिस अफसर हैं। अरूप पटनायक को टिकट दिया गया है और कायदे से संबित पात्रा को पिछले साल का जो प्रदर्शन था, पिछले 2019 का, उसके लिहाज से ये चुनाव जीत जाना चाहिए। अगर वो चुनाव नहीं जीते, तो ये भगवान जगन्नाथ वाला जो उन्होंने गूफ अप किया है, इसी की वजह से नहीं जीते। बिल्कुल सही बात है। उधर अखिलेश यादव की आजमगढ़ की सभा में आज भी बैरिकेडिंग टूट गई, भीड़ इतनी ज़्यादा खुश होती है। और योगी जी कह रहे थे कि कल अखिलेश की सभा में भीड़ ही नहीं आती, इसीलिए वो भाग आए बिना भाषण दिए। देखिए, मैं अखिलेश की सभाओं में जो भीड़ आ रही है और जो जोश आ रहा है निकल के, इसकी मेरी रीडिंग थोड़ी-सी अलग तरह की रीडिंग है। और जिस रीडिंग्स को मैं आपसे साझा भी किया, उसको फिर से मैं नए सिरे से आपके सामने रखूँगा। मेरा मानना यह है कि अगर अखिलेश विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन ही रिपीट कर दें, दोहरा दें, तब भी भाजपा 35-36 सीटें उत्तर प्रदेश में हार जाएगी। आप जितनी सीटें अखिलेश को विधानसभा के स्तर पे मिली थी, उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो और ज्यादा भाजपा हारेगी। केवल विधानसभा का प्रदर्शन दोहरा दें। तो ये जो सीन बन रहे हैं समर्थकों के जोश के, पार्टी के प्रति वफादार लोगों के जोश के, कार्यकर्ताओं के जोश के, आम लोगों के जोश के सीन बन रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव की याद दिला रहे हैं। हाँ, ठीक बात है, तब भी ऐसी माहौल था। हाँ, जबकि कहा ये जा रहा था कि भाई विधानसभा चुनाव में इन्होंने जो कर लिया, अच्छा किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो पढ़े लिखे यादव भी मोदी को वोट देंगे, पढ़े लिखे जाटव भी मोदी को वोट देंगे। वो तो सीन ही बदल जाएगा पूरा का पूरा, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। वो सीन अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हालात यही हैं और बहुत कांटे की लड़ाई है। हम आपसे पॉलिटिकल चर्चा करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, समय देने के लिए आभार। तो ये थे अभय दुबे जी और आप सुन रहे थे कि किस तरह की राजनीति की इन्होंने बातें की। मुझको यकीन है आपको चर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय अवगत कराइएगा। चैनल को जॉइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।